नमस्कार छात्रों। वर्तमान के अंदर मैं आपके लिए जो क्लास लेके आया हूँ वह न केवल इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, बल्कि अन्य विषयों के जो छात्र हैं वो भी इतिहास का अध्ययन करते हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अन्य विषयों के विद्यार्थी भी देखने का प्रयास करें। मैंने इस क्लास का टॉपिक रखा है इतिहास में कई स्थानों के ऊपर कालक्रम उल्टा क्यों चलता है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग चलने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में पड़ जाएगा कि इतिहास में कई स्थानों पर कालक्रम उल्टा क्यों चल रहा है। चलिए एक एक सवालों को पूछते हुए मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। आपने देखा होगा इतिहास में कई डेट्स के बाद आपको ये लिखा हुआ मिलता है। इतिहास के अंदर कई डेट्स के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा बीसी या प्रेजेंट के अंतर्गत, जिसको BCE कहा जाता है। और हिंदी के अंदर आप इसको कह देते हो बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन ईरा, सामान्य संवत पूर्व व ईसा पूर्व शब्द काम में लेते हो। इसके बाद में आप देख रहे हो इतिहास में कई स्थानों पर डेट्स के बाद आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिलता है AD, या प्रेजेंट के अंदर इसके स्थान के ऊपर ये शब्द काम में लिया जाना ज़्यादा उचित माना जाता है। तो आपने नोट किया होगा हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमने बात करी है इतिहास में कई स्थानों के ऊपर कालक्रम उल्टा क्यों चल रहा है। तो वहाँ पर आप सभी जानते हो AD या CE वाला जो कालक्रम है वो तो कंटिन्यू सीधा चलता है, और BC वाले टाइम पीरियड या BC ही वाले टाइम पीरियड को आप देखते हो, ये टाइम पीरियड उल्टा चलता है। तो हमने कई बार स्टूडेंटों से ये प्रश्न किया कि बताइए आखिरकार इतिहास में ऐसा क्यों हो रहा है कि कई स्थानों के ऊपर कालक्रम उल्टा चलता है। तो मैंने नोट किया नॉर्मली छात्रों के उत्तर ये आते हैं मेरे पास में कि सर इसका अर्थ होता है ईसा से पूर्व व ईसा के बाद, या स्टूडेंट हमको ये जवाब दे देता है कि सर उल्टी चलने वाली जो तिथियां हैं वो आती है सर ईसा से पूर्व में, और कंटिन्यू चलने वाली तिथियां ईसा के बाद में आती है। बिल्कुल गलत उत्तर है ये आपका। आपको अगर ये उत्तर देना है तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मुझे ईसा का टाइम पीरियड बताइए, क्योंकि आप ही कह रहे हो ना कि ईसा से पूर्व और ईसा से बाद की बात आ रही है। तो नेचुरल है पहला क्वेश्चन खड़ा होगा ईसा का टाइम पीरियड क्या है। तो चलिए मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूं ईसा का समय हम लोगों ने निर्धारित किया है। ध्यान रखिएगा ओरिजिनल हिस्ट्री के अंदर कहीं पर भी ईसा का टाइम पीरियड नहीं मिलता है कि ईसा कब जन्मे और कब उनकी मृत्यु हुई। ओरिजिनल हिस्ट्री के अंदर हमें केवल इतना ही पता चलता है ईसा 33 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो हम लोगों ने इनके टाइम पीरियड को एडजस्ट किया है इस तरीके से 4 BC से 29 AD ये हमने ईसा का टाइम पीरियड निर्धारित किया। तो बच्चों आप यदि कह रहे हो ईसा से पहले और ईसा से बाद में, तो देखिए यहां पर क्या समस्या खड़ी हो गई है। इसका अर्थ है जो कालक्रम उल्टा चल रहा है
वो आपको कौन सी जगह रोकना पड़ेगा। यहां रोकना पड़ेगा आपको 5 BC, क्योंकि आपने ही कहा है ना ईसा से पूर्व, तो आप रुकना पड़ेगा आपको 5 BC के अंदर। इधर आप कह रहे हो ईसा के बाद में, इसका मतलब कंटिन्यू चलने वाला जो टाइम पीरियड है वो आप क्या यहां से लेंगे का, यहां से होगा 30 AD, तो हो गई ना प्रॉब्लम। आपने जो कहा ईसा से पूर्व और ईसा से बाद में, तो मैं आपके सामने समस्या लेके आ गया हूं कि यहां तो समस्या उत्पन्न हो चुकी है, या तो उल्टी चलने वाले कालक्रम को 5 BC पर रोकिए, या कंटिन्यू चलने वाले कालक्रम को 30 AD के ऊपर रोकिए। नेक्स्ट, अब मैं आपको कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सही भी हो ईसा से पूर्व और ईसा के बाद वाले मैटर पे भी सही हो आप, पर किस तरीके से आप सही हो उसको समझिएगा। पहले मुझे आप एक सवाल का उत्तर दीजिए। ये जो गणित विषय है, इस गणित विषय के अंदर आप लोगों ने कई ग्राफ्स का निर्माण किया होगा। सभी ने 10th तक गणित पढ़ी है और ग्राफ बनाए हैं, और वहां आपने नोट किया होगा एक छोटे से ग्राफ में आप किस तरीके से हजारों और लाखों किलोमीटर एडजस्ट कर देते। तो आपका उत्तर होता है कि सर हम पैमाना लेते हैं और पैमाने के द्वारा एडजस्ट करने का काम किया जाता है। बच्चों, आपके सवाल का उत्तर आ गया है। ईसा से पूर्व और ईसा से बाद में सही है। यहां पर समझिए, पैमाना केवल गणित विषय से ही संबंधित नहीं, हम इतिहास के लोग भी पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे किस तरह, उसको समझिएगा। हमने इतिहास में पैमाना निर्धारित किया है, ईसा मसीह को कांस्टेंट बनाया, स्थिर कर दिया। एक केवल ये टाइम पीरियड दिया है हमने इतिहास को जमाते वक्त। ध्यान रखना, ईसा का टाइम पीरियड भी निर्धारित कर रहे हैं, पर यहां पर हम एक पैमाना ले रहे हैं। हमने ईसा को कांस्टेंट बना दिया एक, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं एक में ईसा जन्म भी गए, सब कुछ काम भी कर लिया और मृत्यु भी हो गई। ऐसा होता तो नहीं है ना। हमने तो केवल पैमाना निर्धारित करने का कार्य किया है। तो मैंने कहा ना, हमने पैमाना निर्धारित किया है, ईसा को कांस्टेंट बनाया एक, पर फिर भी हमने ईसा मसीह को भी टाइम पीरियड दिया है 4 BC से 29 AD में एडजस्ट करने का कार्य किया है। तो इस तरीके से ये होता है। अब अगला क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि इतिहास में कई जगहों पर उल्टा चलने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बेटा, नॉर्मली इस सवाल का उत्तर आपको कोई भी पूछे तो नॉर्मली आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो दो जवाब आप देने का काम कर सकते हो, और उन्हीं दोनों जवाबों को भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि इतिहास में कई जगह कालक्रम उल्टा क्यों चलता है, तो आप ये लाइन यूज कीजिए। आप ये लाइन यूज कीजिए, वास्तव में कभी भी कालक्रम उल्टा नहीं चलता है। वास्तव में कभी भी कालक्रम उल्टा नहीं चलता है। बिल्कुल सही बात है, कभी भी कालक्रम उल्टा थोड़ी चलता है। आपका और मेरा समय उल्टा चलता है क्या? हाँ, किस्मत खराब हो तो जरूर उल्टा चलने का काम कर सकता है। तो पहली लाइन क्या है? वास्तव में कभी भी कालक्रम उल्टा नहीं चलता है। तो फिर क्वेश्चन रेज हो गया, इतिहास में ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका उत्तर होगा, ऐसा केवल इतिहास को
और इतिहास भी कौन सा? प्राचीन। ऐसा केवल इतिहास को व्यवस्थित ढंग से जमाने के लिए किया जाता है। एक तो आप ये जवाब दे सकते हो कि वास्तव में कभी भी कालक्रम उल्टा नहीं चलता है, ऐसा केवल इतिहास को व्यवस्थित ढंग से जमाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप एक और उत्तर भी दे सकते हो, वास्तविक इतिहास को नहीं बिगाड़ने के लिए और पुराने इतिहास को व्यवस्थित ढंग से जमाने के लिए भी हम ऐसा करते हैं। तो ये लाइन को भी आपको रटना है। वास्तविक इतिहास यानी वास्तविक इतिहास का अर्थ है जिनके कालक्रम हमको मिल चुके हैं। तो वास्तविक इतिहास को नहीं बिगाड़ने के लिए वह प्राचीन इतिहास को व्यवस्थित ढंग से जमाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो ये तो बच्चों आप लोगों से कोई नॉर्मली सवाल पूछे तो ये दोनों लाइनों के द्वारा आप अपने उत्तर को दे सकते। अब मैं आपको समझाऊंगा कि टाइम पीरियड उल्टा हमको चलाना क्यों पड़ रहा है। तो मैं लेता हूं आपके समक्ष प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ काल क्रमों को जो उल्टा चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इस बात को और समझने का काम करेंगे। जैसे कि आप पढ़ते हो प्राचीन भारत का इतिहास बहुत पीछे जाता है। आप चालू कर देते हो प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल वगैरह। तो इनमें से मैं कुछ का उदाहरण लेकर आपको समझा रहा हूं। जैसे कि आप सभी ने एक तो इस सिविलाइजेशन के बारे में सुन रखा है। आप सभी इतिहास में इस सभ्यता के बारे में सुनते हैं, हड़प्पा सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग निर्धारित किया है। तो मैं भी यहां पर एक टाइम पीरियड लिख रहा हूं। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता का ये टाइम पीरियड निर्धारित किया 2300 बीसी से 1750 बीसी। यहां पर आप मेरी बात को समझिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 बीसी में आई और 1750 बीसी में समाप्त हो गई। ऐसा नहीं होता है, हमने एडजस्ट किया है। हमको बिल्कुल नहीं पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2300 बीसी में आई और 1750 बीसी के अंदर चली गई। हमें केवल क्या पता चला? हमें केवल ये पता चला हड़प्पन सिविलाइजेशन 550 वर्ष तक चली और हमने इसके टाइम पीरियड को एडजस्ट करने का कार्य किया है। नेक्स्ट, इसके बाद में आपके आ जाती है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं 1500 बीसी से 600 बीसी। तो बीच में 250 ईयर्स का गैप आ रहा है। तो उस गैप को कवर करने के लिए आप ये टॉपिक बना सकते। हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता नाम से आप एक टॉपिक बना सकते।
और हड़प्पा सभ्यता की उत्तरजीविता का टाइम पीरियड हम लोग ये निर्धारित कर सकते हैं। 1750 बीसी से लेकर 1500 बीसी ये टाइम पीरियड निर्धारित करने का काम किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपके एक चीज़ क्लियर कर लेता हूँ। आपको ये वर्ड टिपिकल लग रहा होगा, उत्तरजीविता क्या होता है। तो एक इजी एग्जाम्पल से समझिए उत्तरजीविता वर्ड को। बेटा जैसे कि मैं आपकी क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ और अचानक पढ़ाते पढ़ाते मुझे हो जाए खून की उल्टी और मुझे जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास के अंतर्गत। डॉक्टर ने जांच करी और बताया कि मुझे तो हो चुका है कैंसर। तो कैंसर के बारे में पता चलते ही मैं मर जाऊंगा क्या? नहीं, बीमारी पता चलने के बाद भी हो सकता है मैं 6 महीने निकालूं, 2 साल निकालने का काम करूं। तो बीमारी पता चलने के बाद यदि मैं जीवित हूं तो ये क्या हो गया? ये मेरी उत्तरजीविता के रूप के अंतर्गत जानने का काम किया जाएगा। तो अब आपको देखिए इस 250 ईयर्स का जवाब आप कैसे दे सकते? आप ये कहिए 1750 बीसी में हड़प्पा सभ्यता कमजोर हुई होगी, इसके बाद भी ये सभ्यता कमजोर रूप से चलती रही लगभग 1500 बीसी तक। इसी टाइम पीरियड में भारत में बाहर से आए आर्यंस वैदिक सभ्यता के संस्थापक, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पराजित किया और अपने समाज के अंतर्गत शामिल कर लिया होगा। किस नाम से? अनार्यंस के नाम से शामिल कर लिया होगा। तो ये कवर हो गया आपके 1750 से 1500 बीसी के बीच का गैप। इसके बाद में आप नेक्स्ट कालक्रम ये लेते हो वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड हम लोग एडजस्ट करते हैं इस तरीके से 1500 बीसी से 600 बीसी। कुछ किताबों में 500 बीसी भी लिखा हुआ है, तो वो गलत नहीं है क्योंकि ये एडजस्ट किए हुए टाइम पीरियड है। इस कारण थोड़ी बहुत समस्या इन टाइम पीरियड के अंदर चलेगी। देखिए यहां पर भी यही बात आ रही है, वैदिक सभ्यता 1500 बीसी में आई और 600 बीसी में खत्म हो गई, ऐसा हमको नहीं पता चला। हमको पता चलता है वैदिक सभ्यता चली थी 900 वर्षों तक और हमने इसके टाइम पीरियड को एडजस्ट करने का कार्य किया है। तो ये वर्ड बीच बीच में आ रहा है कि हमने टाइम पीरियड एडजस्ट करने का कार्य किया है। नेक्स्ट वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग ये टाइम पीरियड लेते हैं महाजनपद काल, या जिसको आप बुद्धिस्ट एज भी कहते हो, या जिसको आप प्री मौर्यंस एज भी कहने का काम करते हो। और इसके भी टाइम पीरियड को हमने एडजस्ट किया है, और वो एडजस्ट किया हमने 600 बीसी से लेकर 322 बीसी टाइम पीरियड एडजस्ट किया। देखो यहां पर भी वही लाइन आएगी, महाजनपद काल 600 बीसी में आया और 322 बीसी में खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमने टाइम पीरियड एडजस्ट किया है। और बेटा एक और चीज ध्यान रखिएगा, इतिहास में एडजस्टमेंट का अर्थ कोई मजाक नहीं होता है कि मनमाने तरीके से टाइम पीरियड एडजस्ट कर लिए जाते हैं। काफी रिसर्च के बाद में इन टाइम पीरियड को एडजस्ट करने का काम किया है। बहुत बड़ा काम किया है हमारे इतिहास के महान विद्वानों ने, इतिहास को व्यवस्थित ढंग से जमाने के लिए। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री में ये काल लेते, मौर्य काल। और मौर्य काल का टाइम भी हमने एडजस्ट किया 322 बीसी से लेकर 184 बीसी एडजस्ट किया है हमने इस टाइम पीरियड को भी।
हमें ये थोड़ी पता चलता है, आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298, ये नहीं पता चला है, केवल ये पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य 24 साल तक रहे और हमने उनके टाइम पीरियड को एडजस्ट करने का काम किया। अब देखो 24 साल में भी वो टाइम पीरियड केवल शासन करने का टाइम पीरियड भी हो सकता है, कोई जन्म वगैरह के टाइम पीरियड हमको एक्यूरेट पता नहीं चलता। इसके बाद में आपके जो उल्टा चलने वाली समस्या है ना, वो अब समाप्त हो जाती है। उत्तर मौर्य काल, या जिसको आप प्री गुप्ता एज के नाम से भी जानते हो, यहां पर जाके आपके उल्टा चलने वाली समस्या खत्म हो गई। इस टाइम पीरियड को हम लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं 184 बीसी से 275 एडी एडजस्ट किया जाता है। देखो इसका अर्थ क्या हो गया, 184 से उल्टे चलते हुए हम आएंगे 1 पर। बेटा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। ये 184 से हम उल्टे चलते हुए आएंगे 1 पर मैंने नोट किया है कि हमारे कुछ विद्वान कहते हैं 1 पे नहीं आएंगे, 184 से उल्टे चलते हुए हम 0 पर आएंगे। गलत है बेटा, 0 पे आने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, आपको 1 के ऊपर आना पड़ेगा। हमने कहा ना, हमने पैमाना लिया, ईसा मसीह को कांस्टेंट बनाने का काम किया। उसके बाद हम कंटिन्यू चलेंगे 1 से 275 एडी, और आगे आपके इतिहास की सारी घटनाएं कंटिन्यू रूप के अंतर्गत चलने का कार्य करेगी। अब बात आई कि आपसे पूछे कोई कि सर 0 पे आने की जरूरत क्यों नहीं है, तो मेरे को बताइए 0 होता क्या है? 0 तो एक वैक्यूम हो गया, ऐसा कभी इतिहास के अंदर नहीं होता है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि 0 पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि प्राचीन भारतीय इतिहास में 100 और 500 वर्षों तक क्या हुआ, इसके बारे में हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी है ही नहीं। तो आपको 0 पे आने की जरूरत कहां से पड़ेगी? आप थोड़ी कह सकते हो कि प्राचीन भारत में इस समय ये हुआ और इसके बाद के अंतर्गत ये हुआ। बेटा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, 0 पे आने पर कहीं पर भी जरूरत नहीं है, आपको 1 के ऊपर आने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं जानता हूं नेचुरल आपके दिमाग के अंतर्गत क्या क्वेश्चन आ रहा होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप बार बार कह रहे हो कि हमने एडजस्ट किया है, हमको पता चला हड़प्पा सभ्यता 550 साल चली तो एडजस्ट कर दिया, वैदिक सभ्यता को भी एडजस्ट कर दिया। तो आपका अगला क्वेश्चन सीधा मुझे पता है क्या होगा, आप मेरे को ये कहोगे कि सर उल्टा चलने की कहां जरूरत थी, सीधा ही चल जाते ना। तो चलिए बेटा अभी सीधा चलते हैं और देखना कितनी भयंकर गड़बड़ होने का काम हो जाएगा। चलिए समझिएगा। अब मैं आप जो सवाल कर रहे हो मुझसे उसके अकॉर्डिंग चलता हूं। चलिए मैंने हड़प्पा सभ्यता को सीधा जमा दिया, कितने हो गए? 1 से 550 हड़प्पा सभ्यता जम गई। इसके बाद में हमको गैप लेना है, बीच में कितने वर्ष का? मैंने लिखा है 250 वर्ष। चलिए गैप लेते हैं, 550 से लेकर 800, ये 250 ईयर वाला मैटर भी कंप्लीट हो गया। अब हमने कहा वैदिक सभ्यता 900 वर्ष तक चली, तो चलिए वैदिक सभ्यता को मैंने जमाया सीधा, तो हम पहुंच गए 800 से 1700 के अंदर। इसके बाद में हमने जमाया महाजनपद काल को 322 बीसी में, चलिए उसको भी मैं सीधा जमा देता हूं, तो हो जाएगा आपके 1700 बीसी से लेकर 2022। बेटा कितनी भयंकर गड़बड़ी हो गई है। अगर आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से जमाया तो आप तो कितनी भयंकर प्रॉब्लम कर चुके हो। सुनिए प्रॉब्लम, औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या है?
1658 से 1707, तो औरंगजेब को आप यहां पर एडजस्ट करोगे क्या? वैदिक सभ्यता के अंदर एडजस्ट करोगे? तो इसी तरह आपकी बड़ी समस्या हो जाएगी। महात्मा गांधी का टाइम पीरियड आप कहां पर एडजस्ट करोगे? महाजनपद काल के अंदर ले जाओगे? तो मैंने बिल्कुल सही बात कही ना, ओरिजिनल इतिहास को नहीं बिगाड़ने के लिए और प्राचीन इतिहास को व्यवस्थित ढंग से जमाने के लिए हमको मजबूरी में इतिहास के अंदर इस तरीके का कार्य करना है। अगर आपने इस तरह जमा दिया तो आपके सारा ये महमूद गजनवी ने, गौरी ने, ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, ये सब यहाँ फिट हो जाएंगे। मतलब पूरी ओरिजिनल हिस्ट्री हमको डिस्टर्ब करने का काम करना पड़ जाएगा। तो अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया है, हमारी ये मजबूरी है जिसकी वजह से हमको उल्टा चलने का काम करना है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक तो हम यों चल रहे हैं, यानी 1 से 2000 या 2022 लिख दो, यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्रेजेंट में सभी जानते हो 2024, 25 जो भी आपके लिखना है वो लिख सकते हो। चलिए बिल्कुल सही है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर यों करते ना कि पुरानी सभ्यताएं जमानी है तो पीछे से यों चल जाते कंटिन्यू, यानी इधर से 1 से 550। यहां भी बेटा प्रॉब्लम है, अगर इस तरीके से इतिहास को जमाया तो हम कंटिन्यूटी कैसे बनाएंगे? एक अंतहीन सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। तो फाइनली एक लाइन में उत्तर कहा जाए तो ये होता है कि हमको पीछे से ऐसी जगह से चलना है ताकि पुराने इतिहास को जमाते जमाते हम कंटिन्यू एक के ऊपर आ जाए और उसके बाद आगे वाले इतिहास में ज़्यादातर हमको टाइम पीरियड मिलने का कार्य हो जाता है। तो अब जहाँ तक मेरे को पता है आपको अब आसानी से जवाब दे सकते हो कि इतिहास में कई स्थान पर टाइम पीरियड उल्टे चलने का काम क्यों कर रहा है। हो सकता है मैंने तो बहुत इजी करके आपको समझाने की कोशिश करी, फिर भी थोड़ा बहुत आपको समझ के अंतर्गत पड़ा होगा। ये सी बातें इतिहास की आधारभूत बात, जिनको समझे बिना इतिहास के अंदर आगे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। मैंने कई बार नोट किया कि बीए के एग्जाम देते कई स्टूडेंट प्राइवेट, अचानक एग्जाम के दिन आते और कहते हैं कि सर मेरे को तो किताब गलत मिल गई, मेरे तो किताब में टाइम पीरियड उल्टा चलने का काम कर रहा है। तो मैंने समझा दिया आपको अच्छी तरीके से वास्तव में इतिहास में टाइम पीरियड उल्टा क्यों चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कहा है ये क्लास न केवल इतिहास के विषय के लिए बल्कि अन्य विषयों के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। एक सामान्य जानकारी आपको प्राप्त हो रही है इस क्लास के माध्यम से। पुनः धन्यवाद।